हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपका मुख्य सेविका की जो है वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो उसी क्रम में हमने जो है यहाँ पर आपकी थ्योरी क्लास स्टार्ट की है। आप देखो, मैं मानती हूँ आज का समय जो है ना, आपको बहुत लोग फैसिलिटी के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है अपने फ़ोन से ही सारा काम करते हैं और अकेले ही हम सारा काम भी मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा कोई बड़ा कोचिंग संस्थान है जहाँ पर हर काम करने वाले अलग अलग हैं। तो अभी मैं टाइपिंग का समय नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे खुद का भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं कुछ। उम्मीद है होंगे इन्हीं 3-4 महीनों में, तो मुझे खुद की भी तैयारी को मतलब करना है। तो मैं फिर भी आपके लिए जो है यहाँ पर जो क्लासेस ला रही हूँ, हैंड रिटन नोट्स अपने आपको पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए। मतलब अगर आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे तो आप मेरी क्लास को ज़रूर देखेंगे। और अगर आपको भी फैसिलिटी चाहिए कि भैया बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर टाइपिंग और वो सब, तो फिर बहुत से लोग हैं जिसकी फ़ीस पेमेंट करके आप यहाँ पर जाकर एडमिशन वहाँ पर ले सकते हैं। और मैं मतलब आपसे इतना ही कहना यहाँ पर चाहूँगी। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। जिसको मेरी क्लास अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बिल्कुल, इस समय हमने आपको सिलेबस कल की वीडियो में बता दिया था, तो अब इस समय हम थ्योरी क्लास आपको पढ़ाने चल रहे हैं। मतलब न्यूट्रिशन साइंस से हमने स्टार्ट किया है पार्ट जो आहार एवं पोषण वाला है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, कल वाला सिलेबस हमने जो बताया था आपको, तो उसको नोट कर लीजिए या उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको ये भी पता रहेगा कि हम सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जो करें। और अगर आप लोग बुक चाहते हो, कोई भी प्रैक्टिस बुक या जो भी, तो मैं यहाँ पर टैग कर देती हूँ। इसी वीडियो में टैगिंग में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। मतलब लगभग सभी वीडियो में मैं टैग कर रही हूँ उस समय। लेखपाल की, होम गार्ड की एंड आपकी महिला सुपरवाइजर की किताबें या जो है प्रैक्टिस सेट, तो आप वहाँ से परचेस भी कर सकते हैं। आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, हमारी क्लास भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन से हमने स्टार्ट किया है। हिप्पोक्रेटस, जो ये क्या थे, ये क्या थे, ग्रीक के निवासी थे, ठीक है। हिप्पोक्रेटिस, तो इन्होंने क्या था, रासायनिक परिवर्तन पर ध्यान दिया था आहार के। तो इन्होंने जब मतलब ये महसूस किया कि हम जो कुछ खाते हैं उसका हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, उसमें कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन आते हैं, इस विषय पर सर्वप्रथम अध्ययन किया था हिप्पोक्रेटिस ने। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो है भोजन जो हम खाते हैं उसका जाकर शरीर के अंदर रासायनिक प्रक्रिया जो होती है, इसके विषय में किसने ध्यान दिया सबसे पहले, तो ये हिप्पोक्रेटिस महोदय ने ध्यान दिया। ये कभी अभी की बात नहीं है, ये कम से कम 14वीं-15वीं शताब्दी का समय रहा है, तब की बात है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जो ये हिप्पोक्रेटिस थे, अगर पूछा जाए ये कौन थे, तो ये ग्रीक के निवासी थे और इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक आपसे पूछा जाए कौन है, तो ये कौन है, हिप्पोक्रेटिस है। कहाँ के निवासी है, ग्रीक के निवासी हैं। रासायनिक परिवर्तन के विषय में इन्होंने बताया था भोजन के, ठीक है। आहार एवं पोषण का हम यहाँ पर जैसे कि इस विज्ञान का हम इतिहास यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका जो इतिहास है उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो भोजन के चयापचय संबंधी प्रयोग की अगर बात की जाए, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर हमारे, तो उसका जो प्रयोग सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस समय हम न्यूट्रिशन साइंस का थोड़ा सा हिस्ट्री को टच कर रहे हैं। इसमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चीज़ें मिलेंगी और अदर जो हमारे जो विदेश है जहाँ पर सबसे पहले इस विषय में क्रियाकलाप स्टार्ट हुआ, वहाँ की चर्चा भी हम कर रहे हैं इस समय। तो भोजन के चयापचय संबंधी प्रयोग जो है पूछे जाए किसने किए, तो ये सेक्टोरियम ने किया था। 16वीं-17वीं शताब्दी के आसपास का समय था। और ये कहाँ के निवासी थे, सेटोरियो। इन्हें सेक्टोरियम भी कहीं कहीं लिखा है बुक में, कहीं कहीं सेटोरियो लिखा हुआ है। ये इटली देश के निवासी थे। तो भोजन के चयापचय, मेटाबॉलिज्म का प्रयोग किसने किया, देखो मेटाबॉलिज्म आप जानते हो दो तरीके का होता है, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो होता है, ठीक है, मतलब एक होता है अपचय हिंदी में और एक होता है उपचय, ठीक है। उपचय मतलब ये होता है आपका कैटाबॉलिज्म और ये होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जो टूट फूट होती है न्यूट्रिशन की, उसकी चर्चा की जाती है। और जो एनाबॉलिज्म होता है, उपचय होता है, उसमें भोजन क्या होता है हमारी बॉडी में सूक्ष्म रूप में आकर क्या होता है, हमारी बॉडी का निर्माण कार्य करता है कोशिकाओं तक पहुंचकर। तो यहाँ पर टूट फूट की बात होती है, यहाँ पर क्या होता है निर्माणकारी कार्य होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें हम धीरे धीरे, अभी आप एकदम चीज़ों को फैलाइए मत। मैंने आपको चयापचय मोटे तौर पर बता दिया क्या होता है। अभी हम क्लास को
ठीक है, तो अभी थोड़ा सा बेटी ने डिस्टर्ब कर दिया, तो हम लोग चयापचय की बात कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं आगे। यही जो चयापचय संबंधी प्रयोग है, ठीक है, चयापचय संबंधी जो प्रयोग होता है, ये जो है रीमर महोदय ने किस पर किया था? पक्षियों पर किया था। इसी जो चयापचय का प्रयोग यहाँ पर जो सेक्टोरियम है, इन्होंने इंसानों पर किया था, हम ह्यूमंस मनुष्यों पर किया था। यही पक्षियों पर पूछा जाए किसने किया, तो रीमर महोदय ने किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या करा था? चयापचय संबंधी प्रयोग किया और उसके अंदर भी रासायनिक प्रवर्तन को जानने की कोशिश की पक्षियों के अंदर। ठीक है, भोजन के अभाव में जीवन पूर्णतः नष्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेम किए जाएंगे, एक तो डेफिनेशन के रूप में हो सकते हैं आपके, दूसरा इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको मान सकते हो। तो भोजन के अभाव में जीवन पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, एक तरीके की डेफिनेशन है। ये किसने बोला था? तो ये इटली देश के निवासी थे, और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है किसी एग्जाम में, या तो टीजीटी पीजीटी के होम साइंस एग्जाम में पूछा गया है, या फिर मतलब होम साइंस रिलेटेड एग्जाम में ये पीवाईक्यू में हमने पढ़ा हुआ है। तो विंची शियोनर्दीन ने ये बात बोली है। विंची शियोनर्दीन ने क्या कहा है? भोजन के अभाव में जीवन पूर्णतः नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ये जो लेबॉइजर है, तो ये भी प्रश्न बना है अभी 2021 की टीजीटी में कि जो है पोषण विज्ञान के पिता में कौन है? तो ये लेबॉइजर है। मतलब ये प्रश्न पूछा गया था कि पोषण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो लेबॉइजर ही पोषण विज्ञान के पिता कहलाते हैं। तो पाचन के बाद भोजन जो है ऊर्जा एवं शक्ति में बदल जाती है। ये बात किसने की? ये एंटोनी लेबॉइजर ने की। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। 18वीं शताब्दी में इन्होंने ये बात बताई थी कि जो हम भोजन खाते हैं उस पर जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो वह भोजन क्या होता है? ऊर्जा एवं शक्ति में बदल जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है, वो एक तरीके की रासायनिक प्रक्रिया है। जो भोजन खाते हैं उसका पाचन जो है वो रासायनिक क्रिया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि इसमें यांत्रिक प्रक्रिया भी आ जाएगी, जैसे कि मतलब जो भोजन हम खाते हैं उसमें यांत्रिक प्रक्रिया भी होती है, रासायनिक भी होती है। यांत्रिक कैसे? दांतों से हम चबा रहे हैं तो वो यंत्र की तरह कार्य कर रहा है, भाई चीड़ फाड़ हो रही है भोजन की। लेकिन जो टाइलिन होता है मुंह में, वहीं से कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, प्रश्न बहुत पूछा जाता है ये कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से स्टार्ट होता है। मात्र एक पोषक तत्व है जिसका पाचन मुंह से स्टार्ट होता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और वसा का पाचन कभी भी मुंह से स्टार्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ होता है? फिर आमाशय से शुरू होता है। तो ये जो पाचन होता है ये आपका यांत्रिक प्रक्रिया भी है और रासायनिक प्रक्रिया है। जैसे टाइलिन है या कोई एंजाइम है जो डाइजेशन का काम करा रहा है, तो ये तो रसायन हो गया। लेकिन जो चीड़ा फाड़ी चल रही है आपकी ना, ये क्या है? ये एक यांत्रिक प्रक्रिया हो गई। तो ये दोनों ही तरीके से काम करती है। सीधे पूछा जाए पाचन क्या है तब तो आप कहोगे या रासायनिक प्रक्रिया है। को यहाँ पर आगे बात करते हैं। अमेरिका में सर्वप्रथम 1941 में मनुष्यों के लिए भोजन की दैनिक आवश्यकता संबंधी सूची बनाई गई थी। तो ये इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा जाता है, जो हम लोग आरडीए पढ़ते हैं ना, ये आरडीए जो सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? तो अमेरिका में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1941 में बनाया गया था। तो यही आरडीए का है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब प्रतिदिन हम जो चीज़ें खाते हैं वो हमें रिकमेंड की जाती है कि आपको कितना और क्या खाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आरडीए की बात की गई है सबसे पहले अमेरिका में 1941 में जो है ये सूची तैयार की गई थी। और बात आती है भारत में, तो भारत में 1944 में ये सूची तैयार की गई थी मनुष्यों के लिए भोजन की दैनिक आवश्यकता संबंधी सूची। जैसे एक दिन में आपको कितना कैलोरी लेना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो कब हमारे देश में शुरुआत हुई थी? ये चीज़ें 1944 से शुरू हुई थी। पोषक सलाहकार समिति द्वारा ये सूची बनाई गई थी। ठीक है, पोषक सलाहकार समिति द्वारा ये जो है सूची 1944 में तैयार की गई थी भारत में। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, दूसरे पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, ये सारे प्रश्न ही बनेंगे, सीधे सीधे हैं ये तो। जन स्वास्थ्य के विषय में अनुसंधान तथा पोषक सलाहकार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में यहाँ पर की गई थी। ठीक है, जो आपने अभी मैंने आपको ये बताया ना, ये वाली लाइन मैंने आपको बताई थी कि भारत में 1944 में क्या हुआ था? पोषक सलाहकार समिति की स्थापना हुई थी। ठीक है, ठीक है, पोषक सलाहकार समिति ने क्या करा था? भारत में 1944 में दैनिक आवश्यकता संबंधी सूची बनाई थी। भारत में 1944 में पोषक
पोषक सलाहकार समिति ने सूची बनाई थी किस चीज़ की, दैनिक आवश्यकता संबंधी। मतलब यहाँ पे मैंने पूरा लिख रखा था तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया, अब आप समझ गए होंगे। लेकिन जो पोषक सलाहकार समिति है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। तो 1936 में जब पोषक सलाहकार समिति की स्थापना हुई होगी तभी तो 44 में जाकर इसने आपकी सूची ये तैयार की, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे। तो ये वही लाइन लिखी हुई थी यहाँ पर, ये जन स्वास्थ्य के विषय में अनुसंधान कार्य भी 1936 में ही हुआ था। पोषक सलाहकार समिति, ये दोनों काम 1936 में हुए थे। इसी पोषक सलाहकार समिति ने 1944 में भारतीयों के लिए दैनिक भोजन संबंधी आवश्यकता की सूची तैयार की थी। आई होप अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। दक्षिण भारत में, पता है मेरे मन में थोड़ी ये चीज़ें चल रही, इसलिए मैं पढ़ाने में थोड़ा सा वो चीज़ें हो रही है। मुझे ये लग रहा है कि आपको इस तरीके से लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी बेटी ने पेन चला दिया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा, मतलब ठीक है। तो दक्षिण भारत में रॉबर्ट मैककेसन ने 1929 में पोषक अनुसंधान समिति की स्थापना की। तो ये तो हमने पूरे भारत की बात की थी। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत में जो है दैनिक जो है पोषक अनुसंधान समिति की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी रॉबर्ट मैककेसन ने, ठीक है। दक्षिण भारत में जो पोषक अनुसंधान समिति बनी 1929 में ये बनी थी, ये ध्यान रखना, और ये रॉबर्ट मैककेसन ने बनाई थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ दिख गया होगा, हमने बता भी दिया है। पोषण विज्ञान का पिता अगर पूछा जाए ओवरऑल, ठीक है, तो ये है एंटोनी लेवाइजर। मतलब पूरे ब्रह्मांड में अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो एंटोनी लेवाइजर कहलाएंगे। और अगर भारत में पूछा जाए कि पोषण विज्ञान का पिता कौन है, तो कोलोथुर गोपालन यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो ये क्लास ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा प्यारा सा, जिससे क्या होगा ना, मुझे थोड़ा रहेगा कि हाँ चलो मैं ये इस तरीके से पढ़ाती रहूँ, बच्चों को मतलब समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब हम आहार एवं पोषण का इतिहास जो मेन था, इम्पोर्टेंट लगा मुझे, वो मैं पढ़ चुकी हूँ। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आहार एवं पोषण का पूरा मतलब क्रम, किस तरीके से मतलब चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हमारा मतलब पोषण हमारे लिए लाभदायक होता है। अगर आहार की कमी होती है हमारी डाइट में या फिर पोषण की कमी होती है तो हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अब हम इसको पूरा पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो आहार एवं पोषण में हमने अभी आपको बताया पोषण क्या है। पोषण एक रासायनिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि पोषण हमें तभी मिलता है जब हम जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं उस पर अंदर जाकर रसायनों का प्रयोग होता है, ठीक है। एंजाइम्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, एक तरीके से क्या होता है, रस बोल सकते हैं। जो भी हम न्यूट्रिशन, हम भले ही रोटी खा रहे हैं, वैसे भले ही रोटी या चावल या दाल सब्जी कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन उन पर क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, वो रस के रूप में आ जाते हैं। रस जिसको जो है कोशिकाएं अवशोषित कर सकें। रस मतलब हम सही शब्दों में बताएं तो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ओके। एक तरीके से हमारा शरीर किसे एक्सेप्ट करता है, ग्लूकोज को एक्सेप्ट करता है। ग्लूकोज क्या है, बिल्कुल लिक्विड हो जाता है, तो वो सब क्षण के फिल्टर होके एक तरीके से हमारे लिए जो प्राप्त होता है वो जूस की तरह होता है, वही हमारे शरीर में जाके न्यूट्रिशन देता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रसायनों के माध्यम से ही संबंधित से पॉसिबल हो सकता है, इसीलिए इसको रासायनिक प्रक्रिया कहा जाता है, ओके। तो अभी हम इसको थोड़ा आपको और एक्सप्लेन करते हैं। जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, एक तरीके की रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जो पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका सबसे पहले क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है। फिर उसका परिवहन होकर क्या होता है, कोशिकाओं के उपयोग हेतु ये बनाया जाता है। मतलब हमने जो भी खाया तो सबसे पहले क्या करा, हमने मुँह में डाला, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करती हूँ, उंगली से लिख रही हूँ, लेकिन तो आप लोग मतलब समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो पोषण प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, आहार हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। हम हिंदी में ही समझाएंगे आपको ज़्यादा चीज़ें। हमने क्या करा, आहार को ग्रहण किया। अब ये आहार गया हमारे मुंह में गया, सबसे पहले मुंह से होते हुए ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय में पहुँच जाता है, ठीक है। हालांकि मुँह में भी पाचन हम आहार ग्रहण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पूर्णतः पाचन नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो हम कहेंगे ये कहाँ चला जाता है, पाचन तंत्र में, और वहाँ पर क्या होता है, इसका पाचन होता है, ठीक है। तो हमने आहार को ग्रहण किया, फिर पाचन स्टार्ट हुआ। अब पाचन क्योंकि हो चुका है तो अब यहाँ पर क्या होगा, उस चीज़ का अवशोषण होगा। ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में जाकर आमाशय में भी पूर्णतः पाचन नहीं होता है, आमाशय से जाता है छोटी आंत में पूर्णतः पाचन होता है, और उसी में पाचन होने के बाद वहीं से अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। वहीं से अवशोषित हो जाता है भोजन जो भी होता है, और उसके बाद इसका स्वांगीकरण होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, ओके। और पहुंचने के बाद क्या होता है, उसका निर्माणकारी कार्य स्टार्ट हो जाता है, और जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसका क्या होता है, यहाँ पर उत्सर्जन हो जाता है। तो ये
क्रम चलता रहता है, ठीक है, उसका उत्सर्जन मतलब बाहर निकल जाता है। जैसे कि जो भी वेस्ट चीज़ें, जैसे हम लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं तो उससे क्या होता है, यूरिन के माध्यम से वेस्ट चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, और जो हम ठोस चीज़ें खाते हैं तो स्टूल के माध्यम से चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है, मल के माध्यम से। तो आहार ग्रहण करना, पाचन, अवशोषण, ठीक है, और साथ ही साथ हमने क्या बताया आपको, ये हो गया स्वांगीकरण। यहाँ पर समझ गए होंगे आप, स्वांगीकरण, ठीक है, स्वांगीकरण जो है लिखा हुआ है, ये मैं सही से लिख दे रही हूँ साफ करके, स्वांगीकरण, ठीक है, स्वांगीकरण। ओके, अगर आप लोगों को क्लास इस तरीके से समझ ना आए तो आप लोग हमें वैसा बता दीजिएगा, तो हम आपको मतलब फिर वही बात चीज़ है, अगर मुझे लगेगा तो मैं क्लास कंटिन्यू रखूँगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पोषण जो हमने खाया और उस पर क्या क्या प्रक्रियाएं हुई उसकी हमने चर्चा कर लिया, मतलब किस माध्यम से भोजन हमारे शरीर में इस्तेमाल के योग्य बनता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं भाई, क्या हमें इनकी ज़रूरत है, क्या हम इनको लिए बिना नहीं चल सकते, पेट भर खाना रोज़ खा तो रहें। तो हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन आखिर क्या होता है। तो न्यूट्रिशन, देखो, खाना अलग चीज़ है, हमने कुछ भी खाया पेट भर गया तो वो खाना नहीं होता है, वो हमें तृप्ति दे सकता है लेकिन हमारे शरीर के लिए हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। हमेशा अगर भोजन आप कर रहे हो तो आपको ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि क्या इसका कुछ बेनिफिट है हमारी बॉडी में, ठीक है ना, मतलब हमें क्या पूरा प्रॉपर हमारा जो बैलेंस डाइट या फिर जो संतुलित आहार है वो हमें इससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या हमें प्रोटीन मिल रहे हैं, क्या हमें विटामिन मिल रहे हैं, क्या हमें कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, ये सारी चीज़ें, या जल है पर्याप्त मात्रा में हमारी बॉडी में जा भी रहे हैं या नहीं। तो पोषक पदार्थ वही होता है जो हमारी वृद्धि में सहायक हो, ये ध्यान रखना। अब बात आती है वृद्धि व विकास में कौन सहायक होता है, तो हमेशा ध्यान रखना प्रोटीन और खनिज दोनों ही वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन प्रोटीन जो है सर्वोपरि आंसर रहेगा। प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वृद्धि और विकास में, ठीक है। दूसरी बात करते हैं शरीर को ऊर्जा देने वाला हो, जो हम भोजन खा रहे हैं वो क्या होता है, शरीर को ऊर्जा देने वाला हो। कार्बोज और वसा जो होते हैं ना हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषक तत्व हम खाते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया। शरीर की टूट फूट की मरम्मत भी करता है जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है टूट फूट की मरम्मत में। शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से क्रियाशील बनाए रखने में भी जो है पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मदद करते हैं। तो आई होप आप ये बात हमारी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, जैसे प्रोटीन यहाँ पर क्या लिखा है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, तो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगी तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। प्रोटीन के माध्यम से ये चीज़ होती है, क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं यही एंटीबॉडीज़ का ना निर्माण करते हैं। प्रोटीन जो होते हैं, देखो आप जानते हो प्रोटीन जो है एंटीबॉडी हो गया, हार्मोन हो गया, ठीक है, हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गए, इन सभी का जो निर्माण होता है ना ये किससे होता है, प्रोटीन से ही होता है। जो जितने एंजाइम होते हैं वो सब प्रोटीन के बने होते हैं। इसीलिए एक प्रश्न बनता है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ये नहीं कि सारे तरीके के, मान लो 20 तरीके के प्रोटीन होते हैं, ठीक है, अमीनो, हम कहते हैं ना 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, 10 आवश्यक 10 अनावश्यक, तो इस तरीके से हमने कहा 10-20 तरीके के प्रोटीन होते हैं। तो सारे जो प्रोटीन हैं वो तो एंजाइम हो सकते हैं, लेकिन जो सारे एंजाइम हैं, ठीक है, वो तो सारे एंजाइम है वो तो प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोटीन है वो सब एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि 20 प्रोटीन है तो वो सब एंजाइम हो जाएंगे, नहीं, लेकिन एंजाइम जितना भी है सारा प्रोटीन से बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। मतलब ये इस पर निर्भर हो सकता है प्रोटीन पर ये इस पर निर्भर नहीं है कि ये सारा है तो ये भी होगा ही होगा, नहीं, लेकिन ये है तो ये ज़रूर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, मतलब प्रोटीन है, समझ रहे हैं ना, प्रोटीन की वजह से ही एंजाइम बनेगा, लेकिन एंजाइम की वजह से प्रोटीन जीवित है ये आप नहीं कह सकते। प्रोटीन अकेले सर्वोपरि है, लेकिन एंजाइम अगर आपको बनाना है अपनी बॉडी में तो प्रोटीन खाना पड़ेगा, ऐसे समझ सकते हो। तो सभी प्रोटीन जो है आपके क्या होते हैं, सभी प्रोटीन जो होते हैं एंजाइम नहीं होते, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं जो पोषक पदार्थ होता है हम किस रूप में ग्रहण करते हैं, मतलब हमने क्या कहा, हम भोजन को खाते हैं, भोजन हमारे मुंह से जो होता है होते हुए ही हमारे आमाशय में जाता है और वहाँ पर पाचन की प्रक्रिया खूब अच्छे से प्रारंभ होती है, पूर्णतः पाचन नहीं होता, ये ध्यान रखना है। सारी चर्चा करेंगे A to Z, बस क्लास में आप कंटिन्यू अगर बने रहे तो। पोषक पदार्थ का रूप ठोस और तरल, ठीक है, ठोस और तरल दो तरीके से हम पोषक पदार्थ लेते हैं, लिक्विड रूप में भी लेते हैं
और हम लोग क्या कर लेते हैं, ठोस रूप में भी लेते हैं। जैसे कि चावल है, रोटी है, ये कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं ठोस रूप में होती हैं, ठीक है। लेकिन हम लिक्विड रूप में, जैसे दाल में लिक्विड होता है, पानी होता है, ठीक है, दूध है, चाय है, इनमें सब में लिक्विड होता है। तो हम दो तरीके से जो है न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। तो पोषण का प्रकार पूछा जाता है कि पोषण के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। तो पोषण जो अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्यतः दो तरीके के पोषण के प्रकार जो है माने जाते हैं, ठीक है। पोषण के दो तरीके के प्रकार होते हैं, ओके। अच्छा, पोषण को अगर हम सही शब्दों में आपको परिभाषित करें कि पोषण क्या है, इतनी देर से पोषण 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 कर रहे हैं, तो हम ये है क्या, हालांकि हम बता चुके हैं, जो वृद्धि और विकास में सहायक हो, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए, ऊर्जा दे, वही पोषण है, ठीक है। लेकिन ये पोषण भी ये व्यक्ति की आयु के अनुसार होना चाहिए, उसकी कार्य के अनुसार होना चाहिए, उसकी अवस्था के अनुसार होना चाहिए। मतलब अवस्था का मतलब हो जाता है कि जैसे कि छोटे बच्चों की अवस्था हो गई, शैशवावस्था हो गई, वृद्धावस्था हो गई। वृद्धावस्था में जो न्यूट्रिशन है हर तरीके, अभी ठंड के दिन है, बहुत से लोग खूब तला गला बना रहे होंगे ठंड में, खूब पकौड़े कचौड़ी वगैरह खा रहे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस घर में अगर कोई वृद्ध हो तो उसको भी वो उतना ही फ़ायदेमंद हो, उसको उतना क्या, उसको बहुत नुकसान दे रहा होगा, उसको वो डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत हो रही होगी, समझ रहे ना आप। तो ऐसे ही धात्रीवस्था, किशोरावस्था में आप सब चीज़ खूब खाओ पियो, लेकिन अगर आप नॉर्मल स्थिति में उतना खाएंगी पिएंगी तो आप बहुत मोटी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, अवस्था के अनुसार भी आपका सारा सब कुछ, उसमें सब कुछ बैलेंस हो, मतलब हर अवस्था के अनुसार होना चाहिए, आयु लिंग के अनुसार, काम के अनुसार होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल की क्या होनी चाहिए, जितनी मतलब आपकी बॉडी के हिसाब से रिक्वायरमेंट हो उतना ही अनुपात उसका होना चाहिए, तभी वो आपका पोषण कहलाएगा। समझ रहे ना आप मेरी बातों को? प्लीज़ कमेंट में बताएं, क्योंकि मुझे बड़ा अंदर से दुख दुख हो रहा है कि पता नहीं आपको क्लास समझ आ रही है नहीं आ रही। सुपोषण की बात करें और कुपोषण की बात करें, ठीक है। सुपोषण मतलब हमने कहा पोषण जो है दो तरीके का होता है। पोषण कितना होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है आपका सुपोषण, मतलब गुड न्यूट्रिशन, अच्छा है भाई, ये सही है, ठीक है। और एक होता है आपका कुपोषण, ये कितने, तीन प्रकार का होता है। इसे कुपोषण को हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, माल न्यूट्रिशन या मेल न्यूट्रिशन बोला जाता है। ये तीन प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो आपको हमें ये बताना है कि इसके मतलब जो कुपोषण और सुपोषण है, ठीक है, पोषण के प्रकार में जो सुपोषण और कुपोषण है, पहले हम इसका जो है ये आज हम आपको ये चार्ट ही क्लियर करेंगे। उसके बाद मैं आपका फीडबैक लूँगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो मैं क्लास को इसको कंटिन्यू रखूँगी, ठीक है। हालांकि 2-3 क्लास तो मैं फिर भी रखूँगी, लेकिन अभी मैं इस क्लास को आधे घंटे से ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना चाहूँगी, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो आप बीच में ही छोड़ दोगे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज मैं इस क्लास को आधे घंटे तक पढ़ा कर एंड कर देती हूँ। उसके बाद हो सकता है क्लासेस थोड़ी लंबी भी जाएँ, क्योंकि हमें इस टाइम पे आपका सिलेबस पूरा कराना है, ठीक है। सुपोषण की बात करती हूँ, अब कुपोषण की बात करती हूँ। सुपोषण जो होता है आपका दो तरीके का होता है। एक तो संतुलित, मतलब तीन तरीके का होता है, संतुलित पोषण और पर्याप्तम पोषण, ठीक है। संतुलित और पर्याप्तम, ठीक है, दो तरीके का होता है ये। तो संतुलित में एक जो संतुलित होता है उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, और पर्याप्तम पोषण होता है उसे हम ऑप्टिमम न्यूट्रिशन या ऑप्टिमम डाइट कहते हैं, ठीक है। जो संतुलित पोषण होता है हम आपको बता चुके हैं, जिसको हम कहते हैं जो आपकी एज के अनुसार हो, मतलब आपकी उम्र के हिसाब से हो, आपकी अवस्था किस स्टेज में हो आप, अभी हमने जो बताया था धात्री अवस्था, गर्भावस्था, वृद्धावस्था, किस अवस्था में आप हो, आपका कार्य क्या है, कार्य के अनुसार, मतलब आप हैवी वर्क तो ज़्यादा नहीं कर, जैसे मजदूर वर्ग है वो काफ़ी हैवी वर्क करता है, ठीक है। इन दिनों में भी इतनी ठंड में भी वो ईंट पत्थर का काम कर रहे होंगे, तोड़ रहे होंगे, घर मकान बना रहे होंगे। तो ये लोग क्या होता है, इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप पोषण ले रहे हो तो उसको हम संतुलित पोषण कहते हैं, ठीक है। संतुलित पोषण कहते हैं, मतलब इसमें आपका सारा कैलोरी है, प्रोटीन है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सब कुछ आप सोच समझ के खाते हो, विटामिन, खनिज लवण भी लेते हो, पानी का संतुलन भी सही रखते हो अपने शरीर में, इसी को हम संतुलित पोषण कहते हैं। तो बात आती है फिर यह पर्याप्तम पोषण क्या होता है, तो इसको भी सेम ध्यान रखना, एज, अवस्था और कार्य के अनुसार। तो आपने भोजन लिया संतुलित था, लेकिन अगर आप इससे करीब करीब 50% अधिक लेते हो भोजन तो उसे हम पर्याप्तम पोषण के अंतर्गत रखते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो 50% आप पर्याप्तम पोषण ले रहे हैं ना, एक्स्ट्रा ले रहे हो आपके शरीर में, यही तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। अब कुछ नए बच्चे कहेंगे ग्लाइकोजन क्या होता है भाई, ग्लाइकोजन क्या होता है? तो ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज का संचित रूप होता है। ग्लूकोज जब हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारी मांसपेशियाँ और यकृत में जाकर जम जाता है, और जब
हम फास्ट करते हैं मतलब व्रत करते हैं, या हम किसी वजह से किसी समस्या में फंस जाते हैं, हम लंबे समय तक कोई भी न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, तो उस स्थिति में यही ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन है फिर से ग्लूकोज में टूट जाता है। भाई ग्लूकोज से क्या बना, ग्लाइकोजन बना। अब क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं है तो यही ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज के रूप में टूट जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा और हमें क्या करेगा, ये एनर्जी देने का काम करेगा। तो ये 50% गलत नहीं है, ये 50% आप ले रहे हैं, मतलब 50% तक, मतलब इससे ऊपर मत जाना। इतना आप अगर ले रहे हो तो यही ग्लाइकोजन के रूप में जो है आपके संचित हो जाएगा, क्योंकि संतुलित पोषण तो आपकी आज की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। कल आपके शरीर में कुछ रीजन हो गया, आपको खाने को नहीं मिला, तो हम लोग क्या होगा, कल हम विदा हो जाएंगे धरती से, है ना। हम लोग क्या हो जाएंगे, विदा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी नहीं थी काम करने की, गिर जाएंगे, ना ग्लूकोज था, कुछ था ही नहीं शरीर में। तो ये तो रोज के लिए रिक्वायरमेंट होती है संतुलित भोजन की। अगर आप चाहते हो संचित रहे, हर परिस्थिति में हमारा शरीर चलता रहे, हम कितने भी थके हुए हों, कुछ भी हो, हमें खाने को ना भी मिले 1-2 दिन तो भी काम चलता रहे, तो पर्याप्त पोषण लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सुपोषण के 2 प्रकार थे, संतुलित पोषण और पर्याप्त पोषण। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात आती है कुपोषण क्या होता है। कुपोषण भाई 3 तरीके का होता है, ये 2 ही तरीके का होता है, मुंह से निकल गया था, ये होता है 3 तरीके का, ठीक है। कुपोषण मेल न्यूट्रिशन 3 प्रकार का होता है, एक होता है अल्प पोषण, एक होता है अति पोषण और एक होता है विशिष्ट अभाव, जिसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना। और ये जरूरी नहीं कि इसमें सारी चीज़ों की कमी होगी, किसी विशेष एक पोषक तत्व की कमी हो सकती है। जैसे कि अल्प पोषण की हम बात करते हैं, अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ये वह लोग होते हैं, ये उस तरीके का कुपोषण होता है जिनको पेट भर रोटी भी नहीं मिलती है, ठीक है ना। पेट भर रोटी नहीं मिलती, एक जो शब्द टर्म यूज़ करते हैं ना कि पेट भर खाने को नहीं, तो ये वो कंडीशन होती है जिसको मिलता ही नहीं है खाने के लिए। अब कारण कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता हो चीज़ अवेलेबल है लेकिन अशिक्षा की वजह से उन्हें पता ही नहीं है कि हम इससे भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं और वो उस चीज़ को खाते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्प पोषण के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि व्यक्ति को पेट भर या उसकी आवश्यकता के अनुसार भी भोजन नहीं मिलता है और इस वजह से व्यक्ति कमज़ोर वगैरह या कुपोषण का शिकार हो जाता है, ठीक है। अति पोषण इतना मिलता है इन लोगों के लिए कि ये लोग मोटे हो जाते हैं, अति पोषण हो जाते हैं, मतलब इनको क्या होता है, विषाक्तता भी हो सकती है और तरीके के रोग भी इनको हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इनको कुछ रोग हो जाते हैं, असंक्रामक रोग जिसे हम कह सकते हैं, संक्रामक नहीं होते। जैसे अति पोषण से क्या होगा, व्यक्ति मोटा होगा, मोटापा बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगी, हाइपरटेंशन भी हो सकती है, डायबिटीज़ भी हो सकती है। ये सारे रोग क्या होते हैं, अति पोषण के उदाहरण हैं। अभी हम और भी नीचे आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम अभी आपको मोटे तौर पर समझा रहे हैं। फिर आता है ये विशिष्ट अभाव, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। स्पेसिफिक डेफिशिएंसी एक तरीके का समस्या होता है गंभीर। इसमें क्या होता है, आपके शरीर में सब कुछ सही है पर ऐसा हो सकता है जैसे विटामिन ए की कमी हो गई, ठीक है, विटामिन ए की कमी हो गई और सब पर्याप्त, विटामिन ए की इतनी कमी हो गई कि किसी व्यक्ति को रतौंधी हो गया, ठीक है, ओके। विटामिन सी की इतनी कमी हो गई कि किसी को स्कर्वी हो गया, तो ये क्या होता है, एक कंडीशन बन गई भाई, ये तो गंभीर समस्या हो गई भाई, रतौंधी होना, स्कर्वी होना एक गंभीर समस्या हो जाती है। तो ये विशिष्ट अभाव ये कहलाता है। देखो अल्प पोषण में क्या है, कुपोषित हो रहा है इंसान, लेकिन ये नहीं है कि कुछ विशेष ऐसी समस्या लग गई है जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। मतलब हर खाने पीने को दोगे वो सही हो जाएगा, है ना। कुपोषित ही तो है, उसको खाने पीने को मिलेगा वो सही हो सकता है। हाँ ये बात और है कि बचपन में अगर उसे खाने को अच्छा नहीं मिला तो उसकी हाइट वगैरह रुक जाएगी। अब आपको वो उसे बाल्यावस्था में मिलने भी लगे जाके, मतलब एक समय होता है ना, मतलब आप कहो उसे वयस्क अवस्था में या किशोरावस्था पार करने के बाद उसे मिलने भी लगेगा न्यूट्रिशन, तो भी अब उसकी लंबाई तो नहीं बढ़नी है ना। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर ध्यान दे लिया जाए तो आप अल्प पोषण को, अति पोषण को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इसको जो है कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बहुत से लोग ब्लाइंड होते हैं, इतनी ततौंधी भयंकर वाली हो जाती है एकदम से कि उन्हें दिखना बंद हो जाता है। तो ये एक विशिष्ट अभाव होता है जिसकी वजह से पर्टिकुलर कोई समस्या पैदा हो जाती है, ठीक है। तो आप समझिए होगे। अब जो अल्प पोषण अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये वाला कुपोषण, ठीक है, जो कुपोषण हम पढ़ रहे हैं, कुपोषण हमने क्या पढ़ा, अल्प पोषण। तो कुपोषण में जो हमने पहला अल्प पोषण पढ़ा ये 2 तरीके का होता है। अल्प पोषण कितना, 2 तरीके का होता है। ये एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक अल्प पोषण। प्राथमिक अल्प पोषण में अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो प्राथमिक अल्प पोषण में व्यक्ति को समस्या जो है उसके जो है सिर्फ लक्षण के दिखते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति में खून की कमी है तो उसको जल्दी थकान हो जाएगी। हम लोग कहते हैं ना, देखो ये मतलब कोई काम ना था और फिर भी मतलब ऐसे दिखाती है कितनी थकी हुई है। हम लोग बोलते हैं ना, घर में होता है, हमारे बच्चे होते हैं, कुछ भी होता है तो हम पूरे दिन बिस्तर पे ही बैठी रहती हो,
पर मतलब वो लक्षण दिख रहे हैं अभी, इसलिए मतलब आप महसूस नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको जानकारी नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कहीं न कहीं उसको अंदर दिक्कत है। बहुत जल्दी कुछ लोग कहते हैं हमारी लड़की पूरे दिन सोती ही रहती है, घर में हो अगर स्कूल ना जाए, पूरे स्कूल से आते ही सो जाती है, सोती रहती है, शाम तक उठाओ नहीं, उठती नहीं। तो कहीं न कहीं ध्यान देने वाली ज़रूरत है, उसको कहीं खून-वून की कमी तो नहीं हो रही है? क्यों इतना आलसीपन उसके मन शरीर में है, ठीक है? तो वो क्या है, उस समय लक्षण दिख रहे हैं पर आपको पता नहीं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। लेकिन वही समस्या हमेशा बनी रही, बनी रही, बनी रही, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपको तो लगा आपकी लड़की सोई पड़ी है, आपने समस्या पे ध्यान ही नहीं दिया, तो वो द्वितीयक में समस्या अब कन्वर्ट हो जाएगी, द्वितीयक अल्पपोषण में आ जाएगी। मतलब अब एक गंभीर समस्या, अब वो बीमारी बनकर सामने आएगी, जिसके लिए फिर आपको हो सकता है अपने बच्चे को एडमिट भी कराना पड़े और उसके बाद आपको ऊपर से भी ब्लड चढ़वाना पड़े और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? मतलब इसके ऊपर भी कुछ हो सकता है, मतलब आप समझदार हैं। मतलब वो बीमारी दिखने लगेगी, प्राथमिक में लक्षण दिख रहे थे, अगर आप जानकार थे, आपने तुरंत ट्रीटमेंट ले लिया, तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचोगे, द्वितीय तक नहीं पहुँचोगे, आप यहीं पर सही हो जाओगे। लेकिन आपने यहाँ पर बस इसको मज़े में ले लिया कि अरे ये ऐसे है, ये वैसे है, तो ये यहाँ पर पहुँचेगी सो पहुँचेगी और उसके बाद सँभालना भी मुश्किल हो सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से आज हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ये जो हमने आपको पढ़ाया है, हमने समझा दिया है, उसी का यहाँ पर जो है पूरा हमने सार को लिख दिया है। सुपोषण क्या होता है, संतुलित पोषण, पर्याप्त पोषण, जो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि 50% तक हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो पर्याप्त पोषण होता है। तो ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं। तो आई होप ये क्लास आपके काफ़ी काम की रही होगी और कैसी लगी क्लास बताना ना भूलिएगा। ऊपर काफ़ी कुछ है लिखा हुआ, अभी हम लोग वहाँ तक पहुँचे भी नहीं हैं, ठीक है? तो ये मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप देख रहे हो, मैं सब कुछ मतलब अभी नोट कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी तक बुक से ही पढ़ती थी और बुक से पढ़ने के चक्कर में मैंने नोट्स बनाए नहीं थे, मतलब बनाए हैं, कुछ के बनाए हैं, कुछ के नहीं बनाए वाली चीज़ होती है ना, कि तो ज़्यादातर बुक्स है तो उसी से पढ़ लेती। तो अब आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है, वो लिखना पड़ रहा है सारा कुछ, और दूसरा मैं अपना LT ग्रेड का भी सोच रही हूँ, रिटन मेरा हो जाएगा लिखने का। तो आई होप ये क्लास आपकी काम की रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें आगे क्लास लाने को प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद।